हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों को कि मोदी सरकार में वरिष्ठ मंत्री, कानून मंत्री, आईटी मंत्री और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हमसे जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। बहुत बहुत बधाई भी। 1 साल आपका मोदी 2 का पूरा हो गया है। मेरा सवाल वैसे तो आपकी उपलब्धियों पर होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि 48 घंटों में लॉकडाउन खत्म होने जा रहा है, तो बतौर मंत्री आपका क्या आकलन है? क्या लॉकडाउन 4 को एक्सटेंड किया जाना चाहिए? देखिए, पहले आप एक बात जान लीजिए कि ये जो पूरी कोरोना की विभीषिका है, ये दुनिया में आज तक नहीं हुई इस टाइप। ये अवसर 100-150 वर्षों में आता है। इसकी कोई दवा तो है नहीं, वैक्सीन भी नहीं बनी है, तो दुआ और लॉकडाउन यही इसका रास्ता है। अब प्रधानमंत्री जी ने एक अद्वितीय साहस का, संकल्प का परिचय देते हुए भारत ऐसे बड़े देश में जनता को एक साथ जोड़ा, प्रदेशों को जोड़ा, और इसका फायदा क्या हुआ है पहले आप समझ लीजिए। दुनिया में अगर चीन की आबादी को निकाल दें तो जो 15 देश जहां सबसे अधिक कोरोना है, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, इटली, स्पेन, उनकी कुल आबादी है 142 करोड़। 15 देशों की आबादी है 142 करोड़। वहां कोरोना से मरे हैं 3,53,000 लोग अभी तक, और भारत की आबादी है 137 करोड़ और यहां मरे हैं 4,706 लोग। तो क्या फायदा होता है लॉकडाउन का प्रभावी रूप से, ये आपके सामने है। अब आगे क्या होगा, तो आगे राज्यों से प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, गृह मंत्री जी बात करते हैं, 5 बार मुख्यमंत्रियों की बातचीत हो गई है। कुछ इलाके तो हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे मुंबई है, अहमदाबाद है, या कलकत्ता है, या पुणे है, दिल्ली का पार्ट है। इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। इसलिए लोग, और ये अधिकार अब दिया गया है राज्यों के ऊपर भी। आपने देखा होगा पिछले कि कौन इलाका रेड होगा, कौन सील होगा, कौन नहीं सील होगा, कौन एरिया गो होगा, नो गो होगा। तो इस पर विचार करके फैसला करना चाहिए। मैं आपसे इतना ही कहता हूं कि जान है तो जहान है, पीएम ने कहा था। अब जान के साथ जीवन को भी आगे बढ़ाना है, तो इसको मिलकर फैसला होगा, ऐसा मुझे लगता है। रविशंकर जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब लॉकडाउन 4 आगे होगा, लॉकडाउन 5 में ये तब्दील होगा, क्या रियायतें दी जाएंगी? लेकिन एक बड़ी समस्या देखने को मिली, जैसे जैसे ये लॉकडाउन आगे बढ़ा और रियायतों का दौर शुरू हुआ, एक असमंजस की स्थिति राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के बीच देखने को मिली। जैसे हवाई जहाज में तो हम 3 यात्रियों को इजाजत दे रहे हैं, लेकिन ऑटो में हम कह रहे हैं 1 ही यात्री बैठे। इसको लेके जो कंफ्यूजन है, अगर अब लॉकडाउन 5 आता है तो इसको हल करने के लिए आपकी सरकार क्या कदम उठाएगी? देखिए, पहले आप एक बात समझिए, आपने बुलाया है 1 साल पर बातचीत करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कुछ वो भी सवाल आप पूछेंगे। बिल्कुल, लेकिन आप पूछ रही हैं तो ये सब भी वस्तु स्थिति का आकलन करके होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हवाई सेवाएं शुरू हुई हैं, 40-50 दिनों के बाद शुरू हुई हैं। उसको जरा सेटल करने दीजिए। उसमें सावधानी भी बरती जा रही है। कई जगह एकाध कोरोना पीड़ित निकले हैं तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है। तो एक मैं यही कह सकता हूं कि चूंकि आप प्लेन में बंद रहते हैं, आपकी कई तरह स्क्रीनिंग होती है। एयरपोर्ट पर घुसते समय, सिक्योरिटी के पहले, प्लेन में घुसते समय, तो आप पूरे एयर होस्टेस के सिस्टम पर आपकी नजर होती है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है। संभवतः ऑटो में संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए भी वो बात कही गई है। लेकिन ये सारे निर्णय टीवी चैनल पर नहीं होंगे। इस पर विवेक के साथ जमीनी हकीकत, उपयोगिता और सुरक्षा के मद्देनजर फैसला होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और 1 साल पूरा हुआ है और आपकी भी हमसे यही उम्मीद है कि हम आपकी उपलब्धियों की बात भी करें, आपकी चुनौती की भी बात करें। लेकिन क्योंकि ये एक असाधारण स्थिति इस समय अचानक पैदा हो गई है, मेरा सवाल ये है कि 6 साल के कामकाज में क्या ये सबसे मुश्किल दौर है, बतौर मंत्री भी और बतौर सरकार भी? देखिए, ये चुनौती भरा समय है, इसको कौन इनकार कर सकता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत में बदलाव के बड़े ही निर्णायक काम किया। थोड़ा मुझे आपने देखा होगा, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो ग्रामीण सड़क की बात हो, हर गांव में बिजली पहुंचाने की बात हो, भारत की सुरक्षा की बात हो, बालाकोट हो या उरी हो, आपने वो भी देखा है। दुनिया में भारत का मान बढ़ा है
और हमने ईमानदारी से शासन कराया है। ध्यान रखिए इस बात को। कोई बिचौलिए और सूटकेस वालों की एंट्री भारत सरकार के दफ्तरों में बंद है। हम लोग के 6 साल पूरे हो गए या पूरे होने जा रहे हैं कल। ये बात को ध्यान रखिए, हमने ईमानदारी से देश को चलाया है। डिजिटल इंडिया वो बहुत प्रामाणिक है। अब देखिए, अगर आप भारत के बदलाव की नींव रखते हैं तो चुनौती भरे समय में उसका उपयोग कैसे करते हैं, ये मैं आपको एक बात, मैं आपने बताया मैं आईटी मंत्री हूं, संचार मंत्री हूं। डिजिटल इंडिया भारत के आम नागरिक को टेक्नोलॉजी से मजबूत करना है। हमने भारत में 121 करोड़ मोबाइल फोन, 126 करोड़ आधार कार्ड और 37 करोड़ जनधन को जोड़ दिया और गरीबों के राशन की सब्सिडी, मनरेगा का पेमेंट उनके बैंक अकाउंट में भेजना शुरू किया। अब तक हम लोगों ने लगभग 11 लाख करोड़ रुपए भेजा है और 1,70,000 करोड़ रुपया बचाया है जो बिचौलिए और फिक्टिशियस लोग खा जाया करते थे। हमने उसका उपयोग कैसे किया? अभी हमने जो पीएम ने 1,70,000 का बड़ा पैकेज अनाउंस किया कोविड के लिए, तो हमने लगभग 53,000 करोड़ रुपया सीधा गरीबों के बैंक अकाउंट में भेजा है। 20 करोड़ महिलाओं को 500 रुपया देना हो या पेंशन देना हो या किसानों का मानधन हो, बाकी हो, तो इस तरह से जब आप काम करते हैं और हमारा पोस्टल विभाग, हमारा डाकिया हर जगह है, तो हमने लगभग 1500 करोड़ रुपया गरीबों के गांव में पहुंचाया है। वो फोन लेके जाता है और बायोमेट्रिक से टेस्ट करके वहीं पेमेंट कर देता है। न बैंक है न पोस्ट ऑफिस है। तो आप अगर अच्छी आधारशिला रखते हैं तो इस तरह के चुनौती भरे समय में भी उसका उपयोग कैसे होता है आपको बताऊं। आपने देखा मोबाइल चल रहा है देश भर में। आज भारत में नई नई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हमने प्रतियोगिता कराई, वो अच्छे प्रयोग आ रहे हैं। हमारा एक C.DOT है, उसने को मैंने कहा 20 दिन में बनाओ, और हमने देश के सारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल से संचार विभाग के C.DOT के द्वारा बनाए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात किया। आज हमने जियो फेंसिंग किया है ताकि लोग आइसोलेशन से बाहर नहीं निकले। आज ई-लर्निंग, टेलीमेडिसिन, तो ये सब जो टेक्नोलॉजी के द्वारा इन चुनौतियों का निराकरण करना है, इसका भी हमने प्रयोग किया है जो संतोष देता है। देखिए, मैं कभी अस्वीकार नहीं करूंगा ये चुनौती भरा समय है। लोगों को 50 दिन लॉकडाउन करना, सुविधा नहीं, बाहर नहीं निकल पाएंगे आप, धंधे बंद हैं, तो इससे तो परेशानी होती है। हमारे जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको लेकर हमको बहुत चिंता है। तो हमने 3500 ट्रेनों का इंतजाम किया ताकि वो लोग पहुंच सकें। लाखों पहुंचे भी हैं यूपी में, बिहार में, बाकी जगह परेशानी है, उसका भी रास्ता निकाल रहे हैं। तो इस तरह से जब आप काम करते हैं तो काम में संतोष भी मिलता है। चुनौती है, उसको और ठीक करेंगे, ये विश्वास है। ठीक है, अब आपने जब बहुत ईमानदारी के साथ अपनी उपलब्धियां भी बताई और आप ये भी मान रहे हैं कि चुनौती भी है, तो मेरा अगला सवाल, आप कानून के जानकार हैं, आप राजनीति के भी जानकार हैं। कुछ तस्वीरें जो पिछले दिनों में आ रही हैं वो आपको भी दुखी कर रही होंगी, मुझे भी दुखी कर रही हैं, पूरे देश को दुखी कर रही हैं। विपक्ष भी हमलावर है उन तस्वीरों को लेकर। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या इन तस्वीरों से देश बच सकता था? जो आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि अनप्लान्ड लॉकडाउन हुआ, उसके चलते हमें ये देखना पड़ रहा है ये दिन, क्या इसके लिए आप कोई जवाब देना चाहेंगे? देखिए, पहला जवाब तो हमारा ये है, बिल्कुल अनप्लान्ड लॉकडाउन नहीं था। अगर ये हम इसको बहुत छूट दिए होते तो भारत में भी मौत की संख्या लाखों में होती है, जान लीजिए आप। इस बेसिक बात को समझ लीजिए आप। बाकी लोग नहीं कर पाए। अमेरिका में 1 लाख से अधिक लोग की मौत हो गई है। इंग्लैंड का क्या हाल है आपने देखा है, पूरे यूरोप का क्या हाल है बाद में आए, ब्राजील का क्या हो रहा है आपने देखा होगा। तो मैं बाकी नहीं जा रहा हूं, भारत की आबादी और भारत में मौत। और कोई कोरोना का गलत हम लोग छुपाए होते तो आप तो छोड़ती नहीं। आप देख लीजिए, पीएम ने उत्साह पैदा किया डॉक्टरों के प्रति, मेडिकल स्टाफ के प्रति, एम्बुलेंस ड्राइवर के प्रति। आप लोग मीडिया वाले जो आप लोग काम कर रहे हैं नीचे जाकर करके, हमारे पुलिस के लोगों, तो ये एक नया उत्साह आपने देखा होगा। देश ने ताली बजाया, ऊर्जा से बत्ती जलाई। तो ये भारत के एक नया, और ये सारे प्रयोग दुनिया कर रही है, वहां भी लोग ताली बीट रहे हैं डॉक्टरों के लिए और नर्सेज के लिए। अब आपने कहा कि माइग्रेंट की एक पीड़ा है, इससे किसको पीड़ा नहीं होगी इन तस्वीरों को देखकर? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए। और कोशिश में कमी है, किसी को नया सुझाव देना है तो वो भी दे दें। और देखिए, जब आपने ये बात कही है तो मुझे आपसे एक और बात कहनी है, क्योंकि आपने मुझे कानून के जानकार के रूप में भी आपने प्रश्न में कहा। हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं।
उनको हस्तक्षेप भी करने का अधिकार है, वो करते भी हैं। लेकिन उन लोग के बारे में कभी चर्चा होनी चाहिए जो एक पॉलिटिकल एजेंडा से कोर्ट में जाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनका काम ही है मोदी सरकार की आलोचना करना। उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो चुनाव में हार भी गए हैं, कांग्रेस के नेता रहे हैं। उसमें ऐसे भी कुछ लोग हैं जो भ्रष्टाचार के कारण जेल भी गए हैं। अब ये लोग अगर देश के कॉन्शियंस कीपर बन करके सुप्रीम कोर्ट में अपनी राजनीति करने की कोशिश करेंगे, इससे मैं ठीक नहीं मानता। मैं फिर कहता हूं, कोर्ट का पूरा सम्मान है, उसके आदेश का पूरा सम्मान है। कोई कमियां होंगी उसको ठीक किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्यों नहीं कहूं आपको। आप ये क्यों नहीं देखते हैं कितनी समाज की संस्थाएं इनके पक्ष में आ रही हैं। सरकार तो अपना काम कर रही है। आज मैं आपके चैनल पर बेंगलोर लॉ स्कूल के उन पूर्व छात्रों का सम्मान करना चाहूंगा जिन्होंने एक प्लेन अरेंज कर करके झारखंड में भिजवा दिया कई मजदूरों को। आज मैं आपके चैनल पर वो जो फिल्म एक्टर सोनू हैं उनकी तारीफ क्यों नहीं करूं जो इतने बस की व्यवस्था करके कर रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो तस्वीर से विचलित होकर सिर्फ भाषण नहीं देते हैं, अपने अंतरात्मा में झांकते हैं और करते हैं। हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, आगे और करेंगे। लेकिन जो बड़े बड़े दिग्गज लोग वकील हैं और जिनका काम है सिर्फ राजनीति करना, देखिए मैं किसी को पीआईएल करने से रोकूं क्यों मैं। लेकिन जब कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो आज मैं आपके चैनल पर यह सवाल क्यों नहीं उठाऊं, आपने खुद क्या किया है उन गरीबों के लिए। यह भी सवाल है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने जब हमले की बात की तो मैं एक कोटेशन आपको देना चाहती हूं। आपने कहा कि देश के संकल्प को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। आप बहुत लंबे समय तक विपक्ष में रहे, बहुत दिनों की तपस्या आपकी है, तब आज आप यहां तक पहुंचे हैं। अगर आज आप विपक्ष में होते तो किस तरह का समर्थन आपका होता सरकार को? मैं चाहती हूं कि आप इस मंच से राहुल गांधी को बताएं ताकि वो अगली बार से कमियां खोजने की जगह आपके साथ मिलकर लड़ते हुए नजर आए देश को। पहले आप मुझे एक बात का अवसर दीजिए कि मैं राहुल गांधी पर मैंने टिप्पणी क्यों की। जब से लॉकडाउन हुआ है वो बोले जा रहे हैं, जब ताली और घंटी बजाने की बात हुई इससे कुछ नहीं होगा, जब देश में दीपक जलाने की बात हुई आप लोगों ने भी दिखाया देश ने गरीबों की झोपड़ी में दिया जले देश की ऊर्जा के लिए, उसका कहा कि इससे क्या होगा। अब वो बार बार कहते हैं कि लॉकडाउन से फायदा क्या हुआ है। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा है कि आप जो मोदी जी से पूछते हो, हमारी सरकार से पूछते हो, तो लॉकडाउन से फायदा क्या हुआ है नहीं हुआ, आप ये अपनी सरकार के मुख्यमंत्रियों से क्यों नहीं पूछते हो। हमारे अमरिंदर सिंह ने, कैप्टन साहब ने तो पहले ही कर्फ्यू लगा दिया था पंजाब में, राजस्थान ने लगा दिया था, महाराष्ट्र ने लगाया हुआ है। तो राहुल गांधी जो हम लोग को भाषण देते हैं तो पहले अपने मुख्यमंत्रियों को क्यों नहीं समझाते, या क्या मैं समझूं कि उनके मुख्यमंत्री या तो उनकी बात को नहीं समझते हैं या उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। और ये सवाल मैं आपसे चैनल पर आज रख रहा हूं। अब आपने पूछा हम क्या करते हैं, हम सकारात्मक विपक्ष की बात करते हैं। सीधा हमारे नेता उस समय के प्रधानमंत्री को कहते कि आपने ऑल विपक्ष की बैठक बुलाइए, हमारे ये सुझाव हैं, इस पर विचार करिए। ये तरीका होता है। और जब एक देश में एक रिजॉल्व है, मैं कभी नहीं कहूंगा कि आपको कमियों की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। उसका स्तर क्या होगा, उसका पैमाना क्या होगा, हाँ सर, लेकिन उसकी भाषा क्या होगी। हाँ सर, कोई एक सुझाव, कोई एक राय, कोई एक क्रिटिसिज्म, क्या कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगा? देखिए मैं फिर कहता हूं, आप मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने 5 बार मुख्यमंत्रियों की बैठक किया नहीं की, उसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे या नहीं थे, विपक्ष के मुख्यमंत्री थे या नहीं थे, कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री थे या नहीं थे, उनकी राय पीएम ने मानी कि नहीं मानी कि आप प्रदेशों पर छोड़ दीजिए किस इलाके को सील किया जाए, किसको नहीं किया जाए, कौन रेड है कौन ग्रीन है, उनकी बात मानी गई कि नहीं मानी गई, आप मुझे ये बताइए। कुछ मुख्यमंत्रियों ने कहा कि बस से भेजने की बजाय उचित होगा कि ट्रेन का उपयोग किया जाए हमारे मजदूरों की बड़ी संख्या को देखते हुए। तो हमने कर दिया। आपने देखा 3500 ट्रेन चल चुकी है अब तक। 1 मिनट और सुन लीजिए, आज भारत सरकार ने 3 महीना मुफ्त अनाज दिया है कि नहीं दिया है, माइग्रेंट्स को अलग से 3 महीने का और मुफ्त अनाज दिया है कि नहीं दिया है, मनरेगा की राशि 40,000 करोड़ बढ़ाई है या नहीं बढ़ाई है।
11,000 करोड़ रुपया एनडीआरएफ से सारे प्रदेशों को दिया है कि नहीं, कि इनकी व्यवस्था करो, क्वारंटाइन की व्यवस्था करो, रहने की व्यवस्था करो, स्क्रीनिंग की व्यवस्था करो। तो ये काम हो रहे हैं ना। इसमें अगर कुछ और ऐड करना है तो बता दीजिए आप। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे। बिल्कुल, मतलब सकारात्मक भूमिका में विपक्ष को आना चाहिए। अब मेरा अगला सवाल जो है, क्योंकि आपके पास ये मंत्रालय है तो डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा हुआ है। आज अखबार की सुर्खियां हैं और बड़ी बड़ी सुर्खियां हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर और फेसबुक से जो उनका झगड़ा चल रहा है, आपके भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर, आप भी लगातार कहते रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की बात आप करते रहे, इस झगड़े को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब ट्रंप पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। ये उनका विषय है और ट्विटर का विषय है। मैं हमेशा सोशल मीडिया को एक ही बात कहता हूं कि भारत आजादी का समर्थक है, लोगों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर बहुत लोगों ने अपनी अच्छी टिप्पणी भी देते हैं। बहुत से लोगों का काम ही है आलोचना करना, तो उनका भी अधिकार है। लेकिन मैं इन सोशल मीडिया कंपनियों से एक बात अवश्य कहता हूं कि आप अपने प्लेटफॉर्म को आतंकवादी, अलगाववाद, कम्युनल वायलेंस, इसको आगे बढ़ाने का माध्यम नहीं बनाए। हमने आपको, मैं बताना चाहता हूं, मैंने व्हाट्सएप, फेसबुक से बहुत सख्ती से मैंने अपनी बात कही थी कि मॉब लिंचिंग होती है। ऐसा क्या होता है कि एक दिन एक ही इलाके में एक ही समय लाखों व्हाट्सएप सर्कुलेट होते हैं मॉब लिंचिंग के बारे में। उन्होंने उसको समझा, उन्होंने उसको कंट्रोल किया है। तो ये हम करते हैं और करते रहेंगे। हम इतनी अपेक्षा करेंगे कि अगर फेसबुक और व्हाट्सएप को, और चाहे वो टिकटॉक हो, अगर भारत में जगह मिली है तो इसका सदुपयोग करें। अगर उनके प्लेटफॉर्म को भारत को तोड़ने वाले और भारत में हिंसा फैलाने वाले दुरुपयोग करेंगे और ट्विटर या कोई और प्लेटफॉर्म एक प्रकार की राजनीति को प्रमोट करने की कोशिश करेगा, तो इसे मैं ठीक नहीं मानता हूं। बिल्कुल सही बात है कि आप, हाँ, ये आप हमेशा कहते रहे अपने पुराने इंटरव्यूज में भी कि आप हमें मंच दे रहे हैं। चाहे ट्विटर की बात करें, चाहे हम जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप हमें मंच दे रहे हैं। आप हमें रेगुलराइज नहीं कर सकते, आप हमें रेगुलेट नहीं कर सकते। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि हम ये दावा करते हैं भारत देश कि हम बड़ी सॉफ्टवेयर पावर है, लेकिन हमारे पास एक भी ऑपरेटिंग अपना सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। बतौर सरकार, बतौर मंत्री, आपका अगला कदम क्या होने जा रहा है इस दिशा में? इस दिशा में काम चल रहा है हमारा। मैं बता दूं कि हमारा C.डॉट जो है वो एक संवाद नाम का भारत का व्हाट्सएप वर्जन बना रहा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि एक IIT रुड़की के एक नौजवान ने एक मित्रों बनाया है, जिसका 50 लाख से अधिक डाउनलोड हो चुका है। हमने कहा कि भारत का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, तो हमारे IT विभाग ने इस पर काम करना शुरू किया कि स्टार्टअप, बाकी लोग इसको बनाने के लिए आवेदन दें, हम सहयोग करेंगे। 2000 लोगों ने अपनी अपनी प्रोडक्ट्स को दिया। हमने लगभग 12 को सेलेक्ट किया है फाइनल के लिए, आगे और बढ़ाएंगे। और आज को मैं वादा, और एक बात मैं और कहूं, ये भारत का अवसर है, मैं आपसे कहना चाहता हूं। और भारत ने जिस तरह से कोरोना की लड़ाई में दुनिया के सामने अपनी जगह बनाई है, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि भारत में कोविड के बाद दुनिया भारत की ओर आएगी। चाहे रहन सहन हो, चाहे जीने का तरीका हो, चाहे भारत के मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर हो। आपको मैं उदाहरण दूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक विभाग को देखता हूं। हमारी जब सरकार आई थी तो देश में सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, अब भारत में 268 मोबाइल फैक्ट्री है। हमने 50,000 करोड़ का पैकेज दिया है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव वगैरह, क्लस्टर सिस्टम, इसको पहले ही कर दिया था। हम भारत को दुनिया की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की एक बहुत बड़ी हब बनाने जा रहे हैं। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, अब ये देख लीजिए आप, आपके एक्सरे का मशीन है, MRI मशीन है, स्टेथोस्कोप है, पैथोलॉजिकल मशीन है, ये भारत में नहीं बनती है। हमने उसकी भी चिंता की है। और इन सभी इलाकों में भारत बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेगा। और मैंने पैकेज पर ज्यादा नहीं बोला, लेकिन पैकेज में एक बात मैं कहना, किसानों के लिए जो एक ढांचागत सुविधा की हमने बात की है, तो आज बिहार का मखाना है या कहीं का पर्टिकुलर चावल है या फिर क्षमा करें, ये बाकी फल है, उसकी पैकेजिंग हो, उसको हम सहयोग करें। अब आपने बात की डिजिटल की, तो मैं एक आपके मंच पर एक बात आपके दर्शकों के लिए और बताना चाहता हूं जी। हमारा एक कॉमन सर्विस सेंटर खिड़की है,
ये पहले 70,000 था, मैं इसको लगभग 4 लाख ले गया हूं। ये ग्राम पंचायतों में है, गांव-गांव में है। हम 12 लाख बच्चियां काम करते हैं, वो डिजिटल पेमेंट करते हैं, जमीन का रिकॉर्ड देते हैं, रेलवे का टिकटिंग काटते हैं, डिजिटल स्क्रीनिंग करते हैं। उन्होंने एक नया काम शुरू किया है, ग्रामीण शॉपिंग। अब आप ऐप से अपना ऑर्डर बुक करिए। मैं तो अवाक रह गया, आपको बताऊं कि गांव-गांव में इससे लोकप्रिय ने कहा इसको और आगे बढ़ाओ। और एक तो हमारी बेटी इतनी तेज निकली कि उन्होंने अपने ऐप पर कहा कि मैंने समोसा बनाया है, तो लोगों ने धक्का-धक समोसे भी उससे बुक करके ले लिए। ये उद्यमशीलता भारत के गांव में डिजिटल आधार पर एक लैपटॉप पर आगे बढ़ रही है। इसको मैं और आगे बढ़ा रहा हूं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। रविशंकर जी, सवाल तो मेरे पास बहुत सारे थे। अब आप बैठे हुए थे तो डिजिटल इकोसिस्टम पर भी मुझे बात करनी थी, डिजिटल बाजार पर भी बात करनी थी, लेकिन समय इतना ही है और आप बहुत व्यस्त हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं अगले आने वाले 4 साल के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।